जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए आज पुनः एक नया वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 2। इसमें 45 सवाल लिए हैं और ये सवाल कुल मिलाकर के इतना ही महत्वपूर्ण है कि ये बुक से भी और क्वेश्चन बैंक दोनों से उठाया गया है। इसलिए इन सवालों को हल कीजिए और अच्छी तरह तैयारी कीजिए। चलिए पहला सवाल है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट देख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप 3 किरण पर विचार कीजिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस है ये, और ये इसी के समांतर एक किरण लेते हैं, दूसरा ये, और एक तो इस पर किरण जा ही रही है। जानते हैं बच्चों ये अपवर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलती है, चूंकि ये क्या है, ये प्रिज्म है ना, ये क्या है, प्रिज्म मिला हुआ है इसमें। अगर यदि अलग अलग कर दें तो ये प्रिज्म का टुकड़ा ही हो जाएगा। देखिए इस तरफ प्रिज्म का टुकड़ा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, है ना, ऐसा, फिर ऐसा प्रिज्म का टुकड़ा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। तो ये प्रिज्म का टुकड़ा है। प्रिज्म में जब किरणें जाती है तो अपने आधार की ओर ही मुड़ती है। थोड़ा प्रिज्म का हम चर्चा कर लेते हैं, जरा सा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है दूसरा है कि किसी बिंदु से आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब। ये गलत कर ऑप्शन। जहां वास्तविक रूप से मिलेगी, जैसे यहाँ वास्तविक रूप से मिल रही है तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन रहा है ना। इसलिए चलिए अब थोड़ा प्रिज्म की चर्चा हम कर लेते हैं बच्चों। प्रिज्म क्या है, ये हम प्रिज्म की चर्चा पिछले वीडियो में किए थे। प्रिज्म जो है इस आकृति का होता है, ठीक है, इस आकृति का, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं अपवर्तक सतह, ये समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, और ये 60 डिग्री समकोण होता है ना। तो चलिए हम इस प्रकार मानते हैं, इसको उठा के रख देंगे, ये धरातल पे रखेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे एक किरण पर विचार कीजिए, क्योंकि ये अभिलंब लीजिएगा यहाँ पे आप, तो अभिलंब से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम, चूंकि सघन है ना, ये प्रिज्म सघन है, कांच का है, तो ये सघन माध्यम में जब जाएगी किरण तो चूंकि यहाँ देखिए क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, है ना। फिर यहाँ आएगी तो यहाँ भी आप लीजिए 90 डिग्री का नॉर्मल, यहाँ भी लीजिए, और फिर यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से फिर ये अपने ये विरल माध्यम में जा रही है, तो जाना चाहिए था इसको ऐसे जाना चाहिए था, मान लीजिए इस बिंदु पर लिए, लेकिन ऐसे न जाकर के थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट जाएगी। फिर भी ये आधार की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ती है, आधार की ओर। तो वही हम जब उत्तल लेंस लेते हैं तो ये अलग अलग प्रिज्म ही बनावट है। देखिए अलग अलग प्रिज्म का ही बनावट है ये। तो जब प्रिज्म का बनावट है तो ये अपने आधार की ओर मुड़ेगी। तो आधार किधर है, इस प्रिज्म का आधार इधर, तो इधर मुड़ेगी, इस प्रिज्म का आधार इधर मुड़ेगी, ये तो सीधे चल जाएगी, ये तो डायरेक्ट है, और इस प्रिज्म का आधार इधर मुड़ेगी, इस प्रिज्म का आधार इधर मुड़ेगी। तो ये एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए मुख्य फोकस इसका इस दिशा में होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का, अवतल का अलग होता है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, इसलिए ए दे दीजिए। चलिए अगला सवाल हम लेके चलते हैं। कहता है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तो आसान है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर हम नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हम गलत दिए हुए हैं, यहाँ ऑप्शन ए होगा आपका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। फिर कह रहा है इसमें कि लेंस की जांच करते समय निम्न में से कौन सी बातें सत्य है। देखिए बच्चों, लेंस हम ले लिए हाथ में, लेंस उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और मान लीजिए वृत्ताकार प्लेट भी है, ठीक है। अब हम अक्षर के सामने ले जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे लेंस हम रखते हैं, तो यदि छपे अक्षर वास्तविक आकार से बड़े दिखाई दे, मैंने अक्षर लिखा ना, तो अक्षर इतना बड़ा हो जाए, तो जान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका उत्तल लेंस है। देखिए बड़ा दिखाई दे तो उत्तर, और इससे भी छोटा अपने वास्तविक, यहाँ हम ग्लास यहाँ रखे हुए हैं लेंस को, और इससे भी छोटा दिखाई देने लगे तो जान लीजिए अवतल लेंस है। वही देखो ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में वही कह रहा है। अगर बराबर दिखाई दे तो वही वृत्ताकार प्लेट है, ऑप्शन सी। इसीलिए सभी ऑप्शन सही है। बराबर दिखाई दे तो वृत्ताकार प्लेट, छोटा दिखाई दे तो अवतल लेंस, बड़ा दिखाई दे तो उत्तल लेंस, है ना। चलिए खत्म खेला, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है लेंस में कितनी फोकस होती है। तो बच्चों लेंस जो है ना, लेंस में आप देखिए ये 3 किरण पर विचार कीजिए, ये तो आप जानते हैं कि आधार की ओर मुड़ेगी तो इस बिंदु पर मिल जाएगी, यहाँ मुड़ेगी, और ये तो डायरेक्ट निकल जाती है। तो ये एक फोकस ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा चित्र बनाते हैं तो उस चित्र पर भी गौर कीजिए। ये चित्र ले लिए, ठीक है, ये चित्र ले लिए, और आप अगर यदि यहाँ कोई लाइट रख देते हैं
तो ये लाइट जैसे निकलेगी तो 3 किरण पर ये लाइट इस दिशा में जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है, एक सीधे निकल रही है। इसका मतलब है एक फोकस ये हुआ है ना, एक तो फोकस ये फाइनल हो गया, और दूसरा फोकस हम चलते हैं और जब भी इसमें हम देखेंगे तो डबल फोकस, ठीक है, यहाँ पे जब आप चलते हैं बच्चों, अगर हम दूसरा फोकस की चर्चा करें, एक फोकस तो हम यहाँ कर चुके हैं, ठीक है, एक फोकस तो हम यहाँ देख लिए। अगर यदि 3 समांतर किरणें हम इस लाइन से देते हैं, 3 समांतर किरणें इस लाइन से भी हम लेते हैं, इधर से इस दिशा से भी, तो ये भी आपस में आकर के यहाँ पे मिलती है, अर्थात एक फोकस यहाँ भी है। और इससे दुगुनी दूरी पर 2f, इसको 1 मानते हैं तो 2f1, और यहाँ दुगुनी दूरी पर 2f2 होता है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये लेंस में कितनी फोकस होती है, 2 फोकस होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप 3 किरण पर विचार जब कर रहे हैं तो यहाँ पे मिलती है आकर के, इसका मतलब हम इधर इसका पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि किरण की दिशा में अगर दूरी लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, किरण के विपरीत दिशा में लेंगे तो निगेटिव होगा, इसीलिए इसका हो जाएगा प्लस, यहाँ ऑप्शन गलत पड़ गया, यहाँ ए होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, चलिए प्लस में होगी। लेकिन यहाँ देखिए दूसरा, इसका जरा सा गौर कीजिएगा तब समझेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस बनाइए, पहले अवतल लेंस बनाइए, और यहाँ पे आप जब अवतल लेंस बनाए तो आप देख लीजिए इसमें इसकी फोकस जो दूरी होती है वो निगेटिव होती है, इसकी फोकस दूरी आपकी निगेटिव होती है। तो इसको आपको देखने के लिए गौर करना पड़ेगा, 3 किरण पर यहाँ भी विचार करना पड़ेगा, और 3 किरण पर जैसे विचार करेंगे, 3 किरण नहीं ज़्यादा किरण पर भी आप विचार कीजिए, ज़्यादा किरण पर भी। लेकिन ये जानते हैं बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी प्रिज्म है। कैसे प्रिज्म है ये देख लीजिए, जरा सा इसको प्रिज्म पर पहले समझ लीजिए, ये भी आपका प्रिज्म है, देखिए प्रिज्म, काट दीजिए इसको, है ना, इतना टुकड़ा काटिए। तो यहाँ देखिए ये प्रिज्म हुआ, ये प्रिज्म हुआ, और ये तो एक सिली जैसा हो गया, यहाँ तो कोई डेविएशन होगा ही नहीं, ये भी प्रिज्म हुआ और ये भी प्रिज्म हुआ। तो जब किरण आएगी तो अपने आधार की ओर मुड़ेगी, अर्थात इधर जाएगी, ये किरण आएगी थोड़ा सा आधार की ओर मुड़ेगी, ये सीधे पार कर जाएगी, ये किरण आएगी तो आधार की ओर मुड़ेगी, ये किरण आएगी तो प्रिज्म का आधार तो इस साइड में है, इस साइड में है, इसका भी आधार इस साइड में है। इसका मतलब जब किरण यहाँ आएगी तो चलिए अब चलते हैं फिर अवतल पर ही। देखिए मान लीजिए हम 3 किरण पर विचार कीजिए ना, किरण आई तो ये आधार की ओर मुड़ गई, छितरा गई, आधार की ओर मुड़ गई, छितरा गई। इसको आगे जैसे बढ़ाइएगा तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ ये किरण तो डायरेक्ट निकल गई है ना, यहाँ तो इसका एफ यहाँ हो गया, तो एफ और ध्रुव के बीच में जो होता है उसे कहते हैं एफ, छोटी एफ। तो ये क्या होगा, हम ले रहे हैं किधर, इस दिशा में, तो ये निगेटिव होगा, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए अब बच्चों ये है लेंस सूत्र होता है, तो लेंस सूत्र तो यही होता है, क्योंकि आप जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f दर्पण सूत्र है, लेकिन 1/v - 1/u = 1/f लेंस सूत्र है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए थोड़ा जल्दी निकालना है क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो तो आवर्धन होगा लेंस का आवर्धन। देखिए लेंस का आवर्धन जो रहा होता है बच्चों वो होता है +v/u, लेकिन ये दर्पण का जो आवर्धन हो रहा था वो होता था -v/u, इसीलिए आपको इस पर चलना है। तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ फिर चलते हैं। लेंस की क्षमता या शक्ति, पावर क्या है बच्चों, लेंस की क्षमता जो है किसी भी किरण का कितना वो कन्वर्ज कर रही है, अभिसरित कर रही है और कितना अपसारित कर रही है, वही उसका। जैसे मान लीजिए ये लेंस लिए, जितना ये अभिसरित करती है यही इसका पावर है। तभी हम लोग आंख में लगाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, 10,000 15,000 का लेंस लेते हैं। क्यों लेते हैं, वो जितना ज़्यादा कन्वर्ज करे, एक बिंदु पर मिला के हमें लाइट दे दे, मैंने फिगर हमारे आंख पर बढ़िया से बनाए रेटिना पर, तो हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी, और ये अगर ये जितना
है ना। ये जितना डाइवर्ज करे, ये जितना डाइवर्ज करे तो ये और उतना बढ़िया है, इधर जाएगी और ये तो डायरेक्ट चल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे लेंस को लेते हैं। तो जितना अभिसरण करे वही उसकी क्षमता कहलाती है। अवतल लेंस की समांतर किरणों को जितना अपसरण करे वही उसकी क्षमता कहलाती है। यहाँ गलत लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन आपका सही है, दोनों ऑप्शन सही है। अब देखिए कह रहा है कि लेंस की क्षमता P होता है, तो P क्या होगा, P जितना उसका ये लेंस का जितना बड़ा ये होगा कर्वेचर जितना, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो छोटी f है वो जितना बड़ा होगा उतना इसकी ये कम होगी, है ना, ये क्षमता इसकी कम, चूंकि कन्वर्ज करने की शक्ति उतना कम होगी, इसीलिए इसका उल्टा होता है। P का मान P का मान जो है सो हमारा देखिए यहाँ पे ये लेंस की क्षमता क्या कहलाता है, तो P = 1/f कहलाता है। अर्थात फोकसांतर क्या उल्टा, फोकल लेंथ को रिवर्स में दे दीजिए, वो इसका ये कहलाता है। इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए ऑप्शन ए। अगला है बच्चों, यहाँ देखिए सवाल में कह रहा है यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो लेंस की क्षमता होगी। देखिए तो लेंस की क्षमता को पावर P से सूचित करते हैं, P बराबर इतना होता है, होगा तो ये मीटर ही, तो मीटर किस में होगा, मीटर इनवर्स में होगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, डायप्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायप्टर, D से सूचित किया जाता है। M-1 को M-1 को D से सूचित 1, इसीलिए ये हो जाएगा बच्चों 1D बराबर है ना 1 मीटर इनवर्स, ये होगा, इसलिए इसको डायप्टर बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है, देखिए कितना बढ़िया सवाल है। लेंस की क्षमता एक डायप्टर बराबर कितना होता है, वही जो अभी चर्चा की है, एक डायप्टर बराबर 1D बराबर 1 मीटर इनवर्स, बस यही ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, देख लीजिएगा। चलिए फिर कह रहा है लेंस का एसआई मात्रक है, लेंस का एसआई मात्रक है, तो वही हो गया एसआई मात्रक। ऐसे डायप्टर तो सूचित करने का है, लेकिन रियल में तो 1/m = m⁻⁻1 होता है। चलिए फिर अगला सवाल है, इसमें कह रहा है कि यदि देखिए बच्चों, अगर यदि हमको ज़्यादा लेंस सटा के लगाना है, ज़्यादा लेंस को अरेंज करना है, कॉम्बिनेशन करना है, तो हमको बड़ा लेंस की क्षमता मिलेगी। तभी ना हम कुछ बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हमको लेंस को कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो कह रहा है कि आप जब P निकालना हो और अलग अलग P1 P2 P3 अलग अलग क्षमता वाले लेंस हो, तो इसका एक साथ कॉम्बिनेशन का जो कुल क्षमता होगा वो क्या होगा, तो ये होगा P1 + P2 + P3 ... इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़िए, देखिए इस सवाल को जरा देखिए, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो, हाँ ये चीज देखिए, अगर हम लेंसे पर विचार करते हैं, देखिए इसको काट दीजिए, टुकड़ा कर दीजिए, यहाँ एक ऐसा है जो इसको भी अलग कर रहा है और इसको भी अलग कर रहा है, तो यहाँ जो किरण पड़ेगी मुख्य अक्ष पर वो कहीं नहीं मुड़ती है, गौर कीजिए। अवतलों में आ जाइए, देखिए तो यहाँ जो ई वाला साइज है, यहाँ जो किरण आ रही है वो कहीं मुड़ती नहीं है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, गलत हो जाएगा। ये में क्या करा, अविलंब से दूर मुड़ जाती है, गलत है। बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सही है, ठीक है। अविलंब की ओर गलत है, 7 रंगों में टूट जाती है भी गलत है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है, नहीं मुड़ेगी, ये डायरेक्ट निकलती चल जाएगी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin I/sin R, इसे ही म्यू कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल के नियम से भी फेमस है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए 17 नंबर के सवाल को हम लिए हैं, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है। देखिए बहुत ही लाजवाब सवाल है ये, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है। सन से जो प्रकाश निकलती है वो चलते आती है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी ये तय करती है 8 मिनट 20 सेकंड में, है ना, 20 सेकंड में, समझ सकते हैं। इसीलिए निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, ये आपका बिल्कुल राइट है बच्चों। आइए बच्चों देखिए इस सवाल को पकड़िए, निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। बच्चों लेंस बनाने के लिए लकड़ी का किया जा सकता है, प्लास्टिक किया जा सकता है, कांच का किया जा सकता है, मिट्टी का नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सही है। ये पूछा हुआ सवाल है, पूछा है ये सवाल, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए
एफ बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, चूंकि हमको चाहिए मीटर में, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो निकाल लिए यहाँ से जरा सा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। आपको निकालना कितना 25 सेंटीमीटर, तो 25 लिख दीजिए। 25 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर बराबर 25/100 मीटर। 25 चौका 4, यही 4, ये 4 निकला, 4 मीटर कितना निकला 1/4 मीटर, तो डी में बदल जाएगा 4 मीटर बराबर, इसलिए 4D हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल कह रहा है, यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता होगी। देखिए बच्चों वही चीज है, 1 मीटर, चूंकि हमको लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/मीटर होता है, 1/मीटर होता है ना, तो 1/f होता है, तो f किस में है, मीटर में है। तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर निकालिए, चूंकि दिया है किसमें सेंटीमीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर निकालिए तो बराबर कितना हो जाएगा 1/100 है ना, 1 मीटर बटा 100 नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बटे 100। अब यहाँ इसको पुट कीजिएगा तो ये उलट जाएगा, तो मीटर नीचे चल जाएगा और 100 कहाँ चल जाएगा, इसीलिए 100/f सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए बच्चों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ फिर यहाँ कह रहा है बच्चों कि देखिए कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात करें, तो वही हो जाएगा 4D, अभी तुरंत निकाले थे हम लोग, 4D हो जाएगा। चलिए अब 22 में चलते हैं। ये सवाल है आपके लिए, एक अवतल लेंस की शक्ति -2D है तो उसकी फोकस दूरी होगी। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी, चूंकि देखिए आप देखें ना अभी 100 है ना बटा कितना है f सेंटीमीटर, ठीक है, तो यही 2 से कटाइएगा, -2D है तो ये 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन बी आपका -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए -50 सेंटीमीटर हो गया। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में सवाल बच्चों, ये सवाल में कर रहा है लेंस की क्षमता का चिन्ह क्या होता है। लेंस की क्षमता का चिन्ह क्या होता है, लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह इसकी फोकस दूरी का, बात सही है, क्योंकि फोकस 1/f ही हो गया आपका P। अगर ये निगेटिव में होगा तो P भी हमारा निगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो P भी मेरा पॉजिटिव होगा। इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी ये होती है पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी निगेटिव होती है, इधर होती है, तो माइनस होती है। इसीलिए सभी बात इसका सही है, इसका सब बात सही है। 24 में देखिए, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तब है ना, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक, इसको देखिए जैसा ही कर लेते हैं, ठीक है, देखिए एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तब देखिए दोनों प्लस कह रहा है, एक चीज खाली 25 पर न जाइए, दोनों जाइए प्लस पर। तो हम लोग उत्तल लेंस में भी देखे थे कि इसकी फोकस दूरी इधर ही होती है, तो ये प्लस था, और यहाँ भी इसकी फोकस दूरी इधर ही है, तो ये भी प्लस है, अर्थात तो दोनों ही उत्तले लेंस है, दूसरा कौन है, दोनों उत्तल लेंस है, ये दोनों उत्तल लेंस है। चलिए अब देखते हैं आगे 25 देख लेते हैं। देखिए 25 का देखते हैं बच्चों क्या है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, हाँ इतना। चलिए करें, किसी शब्द को उसके छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने, किसी शब्द के छोटे छोटे अक्षरों को, यहाँ देखो अक्षर होगा, देखिए अक्षरों को पढ़ने के लिए इनमें से कौन उपयुक्त होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस, नहीं ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसलिए ए आपका 5 सेंटीमीटर वाला ये जो है, इसलिए कि उसकी जितनी कम रहेगी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी जितनी कम रहेगी उतना ही यह कन्वर्ज करने की ताकत उतनी ही होगी इसकी, जितनी उसकी फोकस दूरी कम रहेगी उतनी ही इसकी कन्वर्ज करने की ताकत होगी, इसीलिए ये आपका बिल्कुल राइट है ना, ये आपका बिल्कुल राइट है, ए नंबर का बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ये जूम कर लेता, देखिए
कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। देखिए गौर कीजिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण I, यहाँ देखिए सघन माध्यम, ये मान लीजिए कांच का ग्लास है ना, अपने जो है ये कांच है, तो हम लोग पहले नॉर्मल ही बना लेते हैं। किरण यहाँ जानी थी ऐसे, लेकिन किरण ऐसे हो गई, डेविएशन हो गई, और फिर यहाँ जानी है तो किरण ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल बना और ये एंगल, तो ये R तो मेरा बड़ा हो गया, R क्या हो गया, सघन माध्यम से विरल में गई है तो आपतन कोण, मैंने आपतन कोण I होता है, तो I जो है मेरा, I यहाँ पे छोटा हो गया, R मेरा बड़ा हो गया, इसलिए ऑप्शन C होगा, यहाँ गलत दे दिए हैं, ऑप्शन C होगा, है ना। चलिए 27 देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ वस्तु रहती है, तो गौर कीजिए, उत्तल लेंस बनाइए, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस और ये अनंत पर जब आती है, देखिए अनंत से जो किरणें हम ले रहे थे, कहाँ आवर्धित, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा था, ये देखिए यहाँ छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा था, है ना, फोकस और लेंस के बीच में, तो ये F हो गया, फोकस और लेंस के बीच में यहाँ जब रहेगा तब काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ जब रहेगा तब इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और ये बहुत ही एक तरह से का, ये तो आवर्धित भी रहता है और काल्पनिक भी। यहाँ अगर यदि किरण पर विचार कीजिएगा, जैसे इसको फिर से फिगर लेते हैं, छोड़िए, देखिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ हम लिए एक, ये ले लिए, और यहाँ पे अब यहाँ से F है, ये आपका F1 और ये क्या है F2 है, तो इस बिंदु पर हमने वस्तु को रखा तो दो किरण पर विचार किया, एक किरण ये जो, ठीक है, एक किरण जो आपका F2 से ये गुजरती है, F2 से गुजर गई, और दूसरा ये F2 से गुजरी, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आखिर लगता है कहाँ से आ रही है, ऐसे लग रहा है कि इधर से आ रही है, और ये किरण जो डायरेक्ट है ना ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, आपस में तो कट नहीं रही है जाके, इधर तो बनना ही नहीं है फिगर, तो इसी को आगे मिला दीजिए डॉटेड लाइन से, तो देखिए, ठीक है, आवर्धित पर सीधा भी बना और काल्पनिक, है ना, ये काल्पनिक भी बना, डॉटेड लाइन से मिला है तो काल्पनिक, और आवर्धित भी बना, इसीलिए ये ऑप्शन आपका फोकस और लेंस के बीच में ये चलेगा। अगला सवाल ले लेते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम पर, ये क्वेश्चन बैंक से पूरा लिया गया है, तो स्पेक्ट्रम जानते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना हो तो आप श्वेत किरण को लाइए, और ये यहाँ से ये आपका कटेगी, और फिर यहाँ एक दीजिएगा, एक नॉर्मल आप बनाइएगा, ये नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल बना रहे हैं, और फिर यहाँ से आपका, ठीक है, ये आपका ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, और ये फिर आ गया विरल माध्यम, तो सघन से विरल में गए तो अविलंब की ओर मुड़ी, और फिर ये अविलंब है, और अविलंब ये जब सघन से फिर विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर भाग रही है ना, इसको ऐसे जाना था लेकिन अब जाएगी ऐसे, तो यह अविलंब से दूर भाग रही है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए 29 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है बच्चों, अभी तुरंत देखे थे, डायोप्टर, हालांकि मीटर में ही रहता है लेकिन डायोप्टर इसको सूचित करते हैं। चलिए अगला है, अगला सवाल है 30 नंबर का बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का चाल, या चाल होगा, चाल न्यूनतम होता है, न्यूनतम बेटा कांच में होता है, निर्वात में ज्यादा, निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है निर्वात में, है ना, लेकिन कांच में सबसे कम होता है, इसलिए यहाँ कांच ऑप्शन दे दीजिए। अगला है, चलिए बच्चों ये सवाल आपके, एक पारदर्शी गोली कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या, और छूट गया है क्या जरा सा, बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या, देखिए यहाँ पे पूरा छूटा हुआ है, पूरे लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतने वो रखते हैं इसको, इतने रखते हैं। देखिए ये पार्टिकल की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के किस
के लिए यह व्यवहार करेगा। देखिए ये है बाहरी त्रिज्या आपका दिया हुआ है, बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, ठीक है, और अंदर की त्रिज्या 19.38, तो 2 सेंटीमीटर का ये है, इसका थिकनेस 19.8 है ना, दी गई है। तो ये त्रिज्या आपतित प्रकाश, यही प्रकाश अगर यदि आपतित होगी तो किस रूप में काम करेगी, है ना, अब देखिए कैसा व्यवहार करेगा। तो ये आपका जो है अवतल लेंस जैसा बन, देखिए उत्तल लेंस नहीं, यहाँ क्या कर्वेचर कैसा बन रहा है, ठीक है, ये आपका जो बन रहा है, ये थिकनेस जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये थिकनेस जो देख रहे हैं से ऐसा इस रूप में, ठीक है, इस रूप में आपका आ रहा है। तो ये क्या किस रूप में करेगा, तो अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। चलिए अगला सवाल है, फिर देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए तेली कागज होता है, जैसे तेल लगा दीजिए कागज में तो कागज से भी आर पार दिखेगा, इसलिए पारदर्शक के रूप में आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है कि भिन्न भिन्न होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। जैसे अलग अलग माध्यम है, मान लीजिए निर्वात में 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, फिर ये कांच में अलग, लोहा में अलग, पानी में अलग, सब में अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट है। चलिए अब देखते हैं बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की, निर्वात में तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, वायु में कितना होगा, वायु में कुछ कम होगा, इसलिए कम होती है। ऑप्शन इसका आपको देना है कम होती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए सही है। 35 में देख लीजिए क्या कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो ये 2 होती है मुख्य फोकस, लेंस में सभी लेंस में 2 होती है। चलिए अगला इसको क्वेश्चन बैंक का सवाल है, लेंस का आवर्धन, अब तो लेंस का आवर्धन, किसी भी लेंस का आवर्धन हो V/U ही होता है, m बराबर, इसीलिए ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए 37 नंबर का सवाल, प्रकाश की किरणें, यहाँ किरणें होगा बेटा, किरणें गमन करती है सीधी रेखा में कि तिरछी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में न गमन करती, छाया बनता ही नहीं, हम लोग सो भी नहीं पाते, रातों में प्रकाश हमारे घर में घुस जाता है, लेकिन सीधी रेखा में जाने के कारण छाया बनती है और हमारे घर के दीवार से रुक जाती है। चलिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, बेटा यहाँ V/U है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर, तो कट गया, तो m बराबर क्या होगा, बिना मात्रक का होगा, मात्रक विहीन हो जाएगा बाबू, मात्रक विहीन हो जाएगा ये, इसमें मात्रक कहाँ से रहेगा। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, ये उत्तल है, फोकस दूरी इसका इधर होता है, इसलिए धनात्मक, उत्तल दर्पण की, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। देखिए उत्तल दर्पण और लेंस भी दर्पण है, धनात्मक होती है, जैसा ये गौर कर लीजिए अभी ये कि लेंस या दर्पण है ना प्लस दर्पण दोनों उत्तले है धनात्मक, और ये अवतल का दोनों ऋणात्मक है, दर्पण हो या लेंस हो दोनों ऋणात्मक है फोकस दूरी, गौर कीजिएगा इसको। चलिए अब हम लोग आ गए 40 नंबर पे, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो एकदम सर्वविदित है, माथा में लगा लेते हैं वो अवतल दर्पण का, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें क्या कहना है, विराट ज्ञान मेरे चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कर लिए, लाइक शेयर कर दीजिए। गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए बच्चों ये गोली दर्पण जो है, ये गोली दर्पण है ना, ऐसे करके लेते हैं और फिर ये है, तो ये जो सीमा रेखा है ना, इसी को कहते हैं गोली दर्पण का द्वारक, इसको गोली दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ये पूरा द्वार है, गेट है, इसकी कहते हैं कि कितना उसका द्वारक है, कर्वेचर। ये देखिए अगला, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए जैसे आवर्धन अगर ऋणात्मक है, जो कि प्रतिबिंब का तो -V/U और प्लस भी होता है, लेकिन लेंस में हमेशा प्लस ही होता है, तो यहाँ क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए आप दे दीजिए। चलिए ये भी आसान सवाल है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ये तो अवतल होता है, सब जानता है, इसमें क्या सोचना है। देखिए इसको समझ लीजिए क्यों अवतल होता है, जैसे ये भी देख लीजिए,
ये अगर सर्च लाइट है और अवतल नहीं बनाया जाएगा, यहाँ बल्ब लगा करके और अवतल नहीं बनाया जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जो है समांतर रूप से जाएगी कैसे? ठीक है, समांतर रूप से सारी लाइट एकदम जाती है, बहुत दूर तक लाइट चली जाती है, दूर तक। अगर यदि ये कन्वर्ज हो जाता है ना, इधर मिल जाता है, यहीं पे खत्म हो जाती है, सीधे चलती जाती है, इसीलिए टॉर्च में भी यही रहता है। चलिए 44 नंबर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? तो देखिए बच्चों, अवतल लेंस जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है ना। अभी हम लोग देखे थे ना कि जैसे अवतल लेंस है और 3 किरण पर पीछे छितरा जाती है, 3 किरण छितरा जाती है और छितर आगे को सीधे चल जाती है, लेकिन इसको जब आगे मिलाते हैं तो यहाँ मिलती है, इसको आगे जब मिलाते हैं यहाँ पे मिलती है। ठीक है, जहाँ मिलती हुई प्रतीत हो तो काल्पनिक ही बनेगी, इसीलिए अवतल दर्पण। लास्ट सवाल है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अवतल लेंस का आवर्धन होता है ये V/U, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे चैनल पर आइए, सारे वीडियो को देखिए, फायदा उठाइए। चलिए इसी तरह वीडियो डालते रहते हैं हम, और टेलीग्राम पर 91 35 85 82 24 प्रत्येक दिन 2024 जो मिट्टी की एग्जाम होने वाली है इसका हम टेस्ट लेते हैं 7:40 पर शाम में PM। इस हम टेलीग्राम का हालांकि लिंक दे देंगे, इस मोबाइल से आप व्हाट्सएप जुड़ करके हाई लिख करके भेजिए, हम आपको उस ग्रुप में भी जोड़ देंगे, या तो आप भी टेलीग्राम में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए नई वीडियो के साथ, जय हिंद बच्चों, जय भारत।